हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? तो आज से हम भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, ऐसा याद तो रहा ना। हाँ, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरोस्टोथेनीज ग्रीक विद्वान ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के जियो प्लस क्रॉपस से लिया गया। शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना। परिभाषा रिचर्ड हार्सन ने दी थी कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन व्याख्या करना है। एल्फ्रेड हिटलर ने कहा था कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। फिर है कि सारांशतः पृथ्वी तल धरातल स्थान विशेष के ऊपर भौतिक स्वरूपों और सांस्कृतिक लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता असमानताओं का एवं मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का विश्लेषण भूगोल में किया जाता है। भूगोल में न केवल भिन्नता का बल्कि क्यों पाई जाती है का उत्तर ढूंढा जाता है, और ये असमानताएं भौतिक स्वरूप, भौतिक भूभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पति तथा सांस्कृतिक लक्षणों और जनसंख्या, अधिवास, परिवहन आदि में देखने को मिलती है। पृथ्वी की आकृति या भूभाग जियोड प्रकार की है। ये देखो, आगे है कि ग्लोब पृथ्वी का मॉडल प्रतिरूप। अक्षांश में देशांतर रेखा की आवश्यकता क्यों? किसी भी स्थान की विशेष की स्थिति निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर देखो, ये है ना, देखो 0 डिग्री होती है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा होती है। फिर 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर में मकर रेखा होती है। यहाँ 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वर्त होता है, यहाँ 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्त होता है। ये भूमध्य रेखा के पास दूरी 110.5 किलोमीटर, ध्रुवों के पास 111.7 किलोमीटर, यानी बढ़ती है ध्रुव की औसत दूरी 111 किलोमीटर होती है। और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव होता है और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव होता है। कुल अक्षांश पूछ लेना तो 90 + 90, 90 उत्तर, 90 दक्षिणी, 181 अक्षांश। और अक्षांश रेखाएं पूछ लेना तो क्योंकि उत्तर और दक्षिणी ध्रुव बिंदु के रूप में होती है, रेखा नहीं होती, तो 181 में से 2 माइनस कर देंगे तो 179 हो जाएंगे। फिर देखो, अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से मापी की कोणीय दूरी। अक्षांश रेखाएं ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व समान कोणीय मानों को मिलाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं। अक्षांशों की विशेषताएं। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। अक्षांश की विशेषता देख लो क्या क्या है। दो कटिबंधों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। भूमध्य से ध्रुवों की ओर जाने पर भूमध्य रेखा है ना, इससे ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वर्तों की लंबाई कम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, कम होती है। फिर देखो, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग समान रहती है, परंतु ध्रुवीय भागों में थोड़ी अधिक हो जाती है क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में पृथ्वी चपटी होती है। मन, स्वास्थ्य, जलवायु, वनस्पति, कृषि, अधिवास इत्यादि पर अक्षांशों का प्रभाव पाया जाता है। अक्षांशों में केवल 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, वृत्त होती है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्षांशों में केवल 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, वृत्त होती है। फिर देखो, वृत्त पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो एक ही है वृत्त। बाद में देखो, देशांतर होते हैं। अक्षांश तो ये होते हैं ना पश्चिम से पूर्व वाले, और देशांतर होते हैं ना उत्तर से दक्षिण वाले होते हैं। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं होती हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली रेखाएं होती हैं। कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। कुल देशांतर वृत्त 181 होते हैं। कुल वृत्त 181 होते हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा प्रधान यामोत्तर रेखा विश्व माना गया। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा विशेषता। दो देशांतों के बीच के क्षेत्र को गोर कहा जाता है। समस्त देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। बिंदु कटिबंध का अक्षांश होना, बिंदु कटिबंध का इन गोर कवा। और समस्त देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। 0 डिग्री अक्षांश 111.32 किलोमीटर, 60 पर 55.8, जिससे 90 पर 0 किलोमीटर। जैसे समस्त देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है, यानी आधो वृत्त बना हुआ है, पूर्ण वृत्त नहीं होती है। विश्व में समय का निर्धारण देशांतरों के माध्यम से होता है। इनमें से कौन सा सही है? देखो, 90 डिग्री ईस्ट, साउथ और ईस्ट। देखो, ये तो होते हैं 180 तक और ये होते हैं 90 तक, तो 92 में नहीं हो सकता। 170 तो हो सकता है, 70 हो सकता है, 185 नहीं हो सकता, 91 नहीं हो सकता,
181 भी नहीं हो सकता। ये दोनों ऑप्शन गलत है, इसमें ये ऑप्शन गलत है, इसमें ये ऑप्शन गलत है। समय का निर्धारण देखो कैसे करते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी किधर? पप्पू घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना? 4 मिनट का। पूर्व की ओर बढ़ने पर समय में वृद्धि होती है। इधर है ग्रीनविच रेखा, इधर जाएंगे पूर्व की ओर जाएंगे तो वृद्धि होगी, और पश्चिम की ओर जाने पर कमी होती है। तो ये क्वेश्चन आया था आपकी बार ये क्वेश्चन। फिर देखो क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर के 12 बजे हो तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो 90 गुणा 4 360 मिनट होगी, 6 घंटा होगा, शाम के 6 बजेंगे। ये लेब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था। 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, यानी पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 10 बजे हैं तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के, तो इनके बीच में 120 डिग्री का हुआ तो 120 को 4 से गुणा कर देंगे तो 480, तो 8 घंटे हो गए। तो 10 AM में 8 घंटे जोड़ेंगे तो 6 PM आ जाएगा। फिर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर साढ़े 9 बजे हो तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? अब देखो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है और भी पर साढ़े के 9 बजे हैं, तो थे देखो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर। जब हम 120 को 90 तो 88, बाद में 30 88, जहाँ 120 और 120 ने 4 गुणा कर दो, 6 दूनी 12 12 4 दूनी 8 घंटा होगा ना। तो 8 घंटा पीछे ना शाम 1 बजे से 8 घंटे पीछे ना जरा। फिर 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दोपहर के 12 बजे 30 डिग्री है तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या हुआ? 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, वो पश्चिमी देशांतर है 30 डिग्री, बाद में 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी 30 को अंतर है। 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोपहर के 12 बजे हैं तो 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, अच्छा 18 पूर्वी 18 60 डिग्री को, जहाँ 18 30 डिग्री कोई अंतर आयो हम दुनिया जना 30 गुणा 4/60 होगा ना, जना 2 घंटा को अंतर आयो। जब 88 जब 2 घंटा कम होगा, जब 12 बजे जहाँ 2 घंटा कम 10 बजे से, तो ये सारा होगा ना सिस्टम। बाद में 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम को 4 बजे, यानी 120 डिग्री पूर्वी देशांतर है भी पर तो 4 बजे, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितने बजेंगे? तो देखो इसमें अंतर कितना का हो गया? 120 में 30 का हो गया ना, और 4 बजे हैं 30 गुणा 4/60, वही 2 घंटे का अंतर है। अब देखो शाम के 4 बजे ना 120 पर, तो ये इधर 90 पे 2 घंटे पहले हो जाएगा, तो यहाँ 2 PM यह आ गया। फिर देखो प्रमाणिक समय, किसी देश के मध्य से गुजरने वाली मध्याह्न देशांतर रेखा का मध्य समय जो संपूर्ण देश के लिए लागू होता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है। 5 राज्यों से गुजरती है। 8 की यात्रा के लिए यूपी में छत उड़ी आंधी से, यूपी में छत उड़ी आंधी से, यूपी में छत उड़ी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और यूपी के नैनीताल, इलाहाबाद, प्रयागराज में से ये जाती है, और 82.5 डिग्री है मानक समय रेखा हो गई। फिर देखो 180 डिग्री देशांतर रेखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो, जिसे देखो यो है, आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा पूरा का पूरा ना। तो इसमें देखो ये तो ग्रीनविच रेखा है, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये पूरा यूरोप एशिया वाला भाग, ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग, तो ये ग्रीनविच रेखा जा रही है। इसका इधर पूर्वी गोलार्ध है, इधर पश्चिमी गोलार्ध है ना, पश्चिमी गोलार्ध, रविवार, पूर्वी गोलार्ध। अच्छा वो फिर उधर उस साइड से गया ना, तो यहाँ सोमवार और यहाँ रविवार, यानी सोमवार एक दिन बाद में और रविवार को मतलब एक दिन पहले का दिन होता। और ये एक नाविक पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर रविवार को चला
तो पूर्वी गोलार्ध में अगला दिन मंगलवार होगा, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध से एक दिन आगे है। ये हो गया। एक नाविक पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध की ओर सोमवार को चलाता हो, तो पश्चिमी गोलार्ध में अगला दिन सोमवार ही होगा, क्योंकि पूर्वी गोलार्ध एक दिन आगे है तो वही दिन आएगा। फिर देखो पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है ना, तो पृथ्वी की गति कौन कौन सी है ये देख लो। एक है परिभ्रमण यानी घूर्णन देने गति है, और एक है परिक्रमण यानी पृथ्वी का झुका हुआ होना। परिक्रमण यानी पृथ्वी का झुका होना, परिभ्रमण घूर्णन होती है, ये होती है। फिर प्रभाव देखो परिभ्रमण, घूर्णन और दैनिक, इनके प्रभाव देखो। दिन रात का बनना, कोरोलियस बल की उत्पत्ति। कोरोलियस बल सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है, जिसके कारण पवनों का महासागरीय धाराओं में विक्षेपण होता है। और फिर है यदि पृथ्वी अपना घूर्णन बंद कर दे तो दिन रात बनना बंद हो जाएंगे। पृथ्वी की परिभ्रमण गति में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर सर्वाधिक 1620 किलोमीटर घंटा और ध्रुवों पर 0 होता है, ये है। और देखो परिक्रमण है ना, परिक्रमण के कारण होता है ऋतुओं का बनना होता है, दिन रात का छोटा या बड़ा होना होता है, ये ऋतुओं बनना होता है। ये देखो सूर्य है इधर, ये सूर्य है इधर, देखो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ग्रीष्म आयना तथा कर्क संक्रांति होती है 21 जून को, और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति शीतलहर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। शरद विषुवत बोरेलियस इक्विनोक्स बोलते हैं 23 सितंबर को, 21 मार्च को होता है। पृथ्वी अपने अक्ष के साथ 23.5 डिग्री का कोण मुख्य तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये याद रखो कि पृथ्वी अपने अक्ष के साथ तो 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, और अपने कक्षा तल के साथ 66 डिग्री का कोण बनाती है, ये है। फिर है देखो ये 21 जून को तो हो जाएगा 23 डिग्री, और 21 मार्च 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर, और 22 दिसंबर को 23.5 डिग्री मकर रेखा पर हो जाएगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहा जाता है, तो 21 जून वाले को कहा जाता है, जब कर्क रेखा सीधी सूर्य पर, कर्क रेखा सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है 21 जून को। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 22 दिसंबर को मकर रेखा में, मकर रेखा। बाद में वर्नल इक्विनोक्स 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा होता है। फिर बोरियल 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, वर्नल और बोरियल। बाद में 21 मार्च व 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर दिन व रात की अवधि बराबर होती है। ये क्वेश्चन पूछ लें कि भाई 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु दिन की अवधि लंबी व रातें छोटी होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होगा। 21 जून है ना सूर्य कर्क रेखा पर चमकसी, जना उत्तरी गोलार्ध यानी आपड़लो है ना भी ग्रीष्म ऋतु दिन की अवधि लंबी व रातें छोटी होती है। यानी ग्रीष्म है ना, अब गर्मी का मायने दिन की अवधि तो लंबी हुआ, देखो कणक तो लेट दिन छिपा है, और रातें छोटी होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत होगा। जब सूर्य कर्क रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो भूमध्य रेखा पर आपतन कोण कितना होगा। कर्क रेखा पर बनाता है ना, तो देखो ये आज जानवर आ रहे हैं, बारिश हुई हुई है, तो देखो ये 90 माइनस का 23.5 डिग्री करने हैं ना, 66 डिग्री। मकर रेखा पर आपतन कोण का मान क्या होगा, तो मकर रेखा पे पूछ ले। मकर 90 माइनस का, क्योंकि 23.5 तो उत्तर कर्क रेखा से आएगा, फिर 23.5 दक्षिण का यानी 46 डिग्री, 47 माइनस कर देंगे तो 43 आ जाएगा। मकर रेखा पर सूर्य का कोण 90 डिग्री का होता है, तो कर्क रेखा पर आपतन कोण कितना का होगा, यानी मकर रेखा है ना 23.5 डिग्री नीचे ना है, तो इसमें पूछा है कि मकर रेखा पर सूर्य का कोण 90 डिग्री का होता है, तो कर्क रेखा पर आपतन कोण कितना होगा, तो 43 डिग्री का होगा। फिर देखो ताप कटिबंध कौन कौन से होते हैं। ये उष्ण कटिबंध 0 डिग्री, फिर उपोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री से 45 के बीच में, फिर 45 से 66 शीतोष्ण है, फिर शीत कटिबंध है, ये सारे हो जाएंगे। देखो ये 0 से 35, 30-35 निम्न अक्षांश है, 35 से 60 मध्य अक्षांश है, फिर 60 से 90 उच्च अक्षांश है। देखो भौतिक भूगोल होता है ना, उसमें जलवायु विज्ञान है, और समुद्र जल विज्ञान है, भू आकृति विज्ञान है, जैव भूगोल परिस्थिति है, पर्यावरण भूगोल है, खगोलिकी है, मानचित्र कला है, और मानव भूगोल है ना,
इसमें आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल आता है, जनसंख्या भूगोल आती है, कृषि भूगोल आता है, पर्यावरण आता है, सामाजिक आता है, सांस्कृतिक आता है, सैन्य आता है, ऐतिहासिक भूगोल आता है, राजनीतिक भूगोल, अधिवास भूगोल, औद्योगिक भूगोल आता है। फिर देखो अब है भौतिक, ये मतलब ये तो पहला चैप्टर था जो नया जुड़ा था अक्षांश देशांतरण। अब देखो हमारे भू आकृति विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर हैं। भूगर्भिक समय सारणी, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति है, भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले कारक, वलन, भ्रंश, ज्वालामुखी, भूकंप, प्लेट विवर्तनिकी, भू संतुलन, आइसोस्टेटिक, पर्वत निर्माण के सिद्धांत, चट्टानी, भू आकृति विज्ञान की मौलिक संकल्पना, ढाल विश्लेषण, डेविस का अपवर्तन चक्र, अपवाह तंत्र, नदी निर्मित स्रोत, हिमालय निर्मित पवन, काष्ठ, तटीय, ये सारे हैं। लो तो अभी ये एक पढ़ाते हैं आपको भूगर्भिक समय सारणी। मैं प्री पे में से नू यानी आफ्रिकेयोसिडी का ट्रिजुकी यानी मध्य में ट्रिजुकी है। मैं पेलियो का मान या ट्रिक ही है, ईओ मापोलो पलियो ते ईयान होता, क्लब होता, महाक्लब पीरियड युग होता है ना। तो प्री पेलियोजोइक यानी 57 करोड़ वर्ष पूर्व, इसमें आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन एक कोशिकीय जीवित थी। और पेलियोजोइक 57 करोड़ वर्ष पूर्व से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व। और प्राथमिक कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवाइनियन, कार्बोनिफेरस, कोपलियन। अब देखो हमारे एक क्वेश्चन इनमें से आ गया था, इनमें से 2025 वाले में ट्रियोसिक, जूरासिक, क्रेटेशियस, मतलब एक कौन सा नहीं है। तो मेसोजोइक में 3 ही होते हैं, तो इसमें से एक नहीं था। ट्रियोसिक है, जूरासिक है, क्रेटेशियस है, ट्रियोसिक, जूरासिक, क्रेटेशियस, त्रिजुकी। बाद में आप पूछ लिया सेनोजोइक यानी ट्रस्ट तृतीय अगला नवीन वलित पर्वत है। और ये उत्पत्ति हिमालय, रोकी, चंडी, जालपस, सेनोजोइक काल में। ईओमाप्लायो, ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन। फिर न्यूटन है क्वाटरनरी चतुर्थक, इसके अंदर है पेलियो और हो यानी प्लेस्टोसिन, हंती में उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण, हो को होलोसिन। तो मतलब एक क्वेश्चन इसी से आ गया था हमारे, तो अब की बार मतलब दो चैप्टर पढ़ाए ना, 2 क्वेश्चन आ गए हैं। अब देखो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कल्पनाएं कौन कौन सी। तो पृथ्वी की एक तारक परिकल्पना, वायवीय राशि परिकल्पना, कांट जर्मन दार्शनिकता 1755 में दी थी। वायवीय राशि परिकल्पना, कांट जर्मन दार्शनिक 1755। निहारिका परिकल्पना, निहारिका लाप्लास फ्रांसीसी 1796 में। ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। फिर द्वितारक परिकल्पना, ग्रहणों परिकल्पना चैम्बरलिन व मोल्टन 1904 में। ग्रहणों परिकल्पना चैम्बरलिन की है और मोल्टन ने दी थी 1904 में दी थी। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जेन्स ने दी थी 1919 में, और ये दी थी। बाद में द्वितारक परिकल्पना, युग्म तारा परिकल्पना रसेल ने दिया था। फिर नवीन परिकल्पना कौन सी है, तो विद्युत चुंबकीय परिकल्पना है जिसकी ओल्फ वेन ने 1942 में दी थी। अंतरातुलिक धुली परिकल्पना ओटो स्मेड ने दी थी। नवतारक परिकल्पना होयल लिटलैंड 1939 में। विखंडन रोंगसन ने दी थी। सेपेंट बनर्जी ने दी थी। बिग बैंग की थ्योरी महाविस्फोट परिकल्पना लीमेत्रे ने दी थी। और क्वेश्चन मार पूछ लियो अब की बार। प्रारंभ में ब्रह्मांड में सारा पदार्थ एक अत्यंत सघन और विशालकाय पदार्थ के रूप में विद्यमान, जिसमें भीषण विस्फोट होने से वर्तमान ब्रह्मांड की रचना हुई। 1920 में ये पूछ लें, 1920 में एडविन हेबल के प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है। अन्य तथ्य देखो, पृथ्वी की आयु 4600 करोड़ वर्ष पूर्व यानी 4.6 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर जीवन पूछ ले जना 3 अरब से 80 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अब देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी स्रोत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी मध्य स्पेस को, होम्स को, वांडरग्रांड को और भूकंपीय तरंगों के आकार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सामान्य वर्गीकरण, पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित अभिनव मत। ये देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित स्रोत अप्राकृतिक स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत होते हैं, एक पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित स्रोत होते हैं। तो अब की बार पूछ लिया था हमें कि मतलब डायरेक्ट ये अगले वाला पीछे आएगा। तो अप्राकृतिक स्रोत यानी घनत्व है। पृथ्वी की ऊपरी सतह से केंद्र की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता है। याद रखना, ऊपरी सतह से केंद्र पर जाने पर घनत्व बढ़ता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है।
5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। सैटेलाइट के आधार पर 5.5 एक साथ और पॉइंटिंग के अनुसार 5.49 हो जाएगा। दबाव कुछ किलोमीटर तक तो घनत्व में वृद्धि दबाव के कारण होती है। तापमान पृथ्वी की सतह से 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में ताप में वृद्धि होती है। पृथ्वी की सतह से 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि होती है। 64 फीट की गहराई पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यह वृद्धि कुछ किलोमीटर तक की रह पाती है। तो ये हो गया। फिर प्राकृतिक स्रोत देखो, प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से आते हैं? ज्वालामुखी है, भूकंप है, उल्कापिंड है। ज्वालामुखी है, भूकंप है, उल्कापिंड। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्यों में आधार पर ग्रहणों परिकल्पना चैम्बरलेन ने दी थी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ठोस है। ज्वारीय परिकल्पना जेम्स जेम्स ने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना तरल। न्यायिका परिकल्पना लाप्लास। पृथ्वी की आंतरिक संरचना तरल। जेफरीज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना गैसीय होती है। देखो ये क्वेश्चन आ गया 2025 वाली भर्ती में। अभी 26 में इसका एग्जाम लगाना, इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कौन सा प्रत्यक्ष है। तो उसका आंसर था खनन, यानी उसमें ज्वालामुखी और खनन। तो सबसे गहरा खनन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर हो गए। फिर देखो अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष स्रोत तो कौन से? प्रत्यक्ष में 2 ही आपको याद रखने हैं, ज्वालामुखी और खनन। अप्रत्यक्ष में देखो भूकंप या तरंगे हैं, तापमान है, दबाव है, घनत्व है, गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय क्षेत्र है, उल्काएं। फिर देखो घनत्व, समुद्री जल का घनत्व है 1.03 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। महाद्वीपीय सीमांत का घनत्व है 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। महाद्वीपीय परपटी का घनत्व है 2.4। समुद्री जल का घनत्व 1.03, महाद्वीपीय सीमांत का घनत्व 2.8 और महाद्वीपीय परपटी 2.4। महासागरीय पटल का घनत्व 3 ग्राम है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम है। केविंडिज के अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व जल की तुलना में 5.48 गुना अधिक है, केविंडिज के अनुसार। तो इसमें आपको ये सारणी याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे और इधर ये सारणी याद रखना है। फिर देखो है कि पृथ्वी से संबंधित संरचना से संबंधित मत। एडवर्ड स्पेस के अनुसार रासायनिक संरचना के आधार पर स्पेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भागों में बांटा है। सियाल, सीमा, निपी। सियाल, सीमा, निपी। सियाल, सीमा, निपी। सियाल, सीमा, निपी। सबसे ऊपरी परत होती है सियाल होती है। भूपट्टी देखो ऊपर होती है भूपट्टी, फिर है उसके निचली सियाल है, फिर सीमा है, फिर निपी है अंदर ही अंदर। भूपट्टी किसकी बनी होती है? तो अब्रक और फेल्सपार की बनी होती है, अब्रक और फेल्सपार की। सियाल क्या होता है? सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। चट्टान इसमें ग्रेनाइट होती है, इसमें पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट मिलते हैं। चट्टानों की प्रकृति अम्लीय होती है। औसत घनत्व 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। फिर देखो फिर है सियाल पढ़ ली, सियाल में याद रखना था तो सिलिका होता है। सियाल 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 सिलिका एल्यूमिनियम। चट्टान ग्रेनाइट होती है जिसमें पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम सिलिकेट मिलते हैं। चट्टान की प्रकृति अम्लीय होती है, चट्टान की प्रकृति अम्लीय होती है। औसत घनत्व 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। फिर देखो सीमा, सीमा सीमा के अंदर क्या आ जाएगा? सीमा, सी को मतलब सिलिका, मै को मतलब मैग्नीशियम, देखो यहाँ को एल्यूमिनियम। तो ये बेसाल्ट से, वो ग्रेनाइट से सियाल, ये बेसाल्ट से, इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा लोहे के सिलिकेट मिलते हैं। इसमें चट्टान की प्रकृति सारी होती है, उसमें अम्लीय होती है। औसत घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ये ज्वालामुखी उद्गार यहीं से होता है, सागरतल सीमा से, बेसाल्ट से बना होता है, सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है। फिर देखो निप्पी, निप्पी होता है निकिल प्लस फेरियम लोहा। औसत घनत्व है 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति एवं स्थिरता का गुण प्रकट करती है। और थॉमस के अनुसार 2 भागों में, क्रस्ट सियाल के प्लस ऊपरी सियाल का भाग, अधोस्तर निचली सीमा प्लस निप्पी की। डोली के अनुसार 3 भागों में, बाहरी, मध्यवर्ती, केंद्रीय होती। होम्स ने तो 2 देखो, सबसे पहले एक सेवेस ने बताए थे, सेवेस ने 3 बताए थे, सियाल, सीमा, निप्पी। और थॉमस ने 2 बताए थे, क्रस्ट और अधस्तर। डोली के अनुसार 3 भाग है, बाहरी, मध्यवर्ती और केंद्रीय, बाहरी, मध्यवर्ती और केंद्रीय चीज़ें। अब देखो और ये एक है कि सागर तल सीमा से, बेसाल्ट से बना, सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है। फिर है वांडर ग्रांट के अनुसार 4 भागों में है। तो देखो पहले बाहरी सियाल, फिर आंतरिक सिलिकेट की परत, फिर मिश्र धातुओं, फिर धात्विक हो जाएगी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना गहराई में बाहरी सियाल परपटी 60 किलोमीटर है,
त्रिक सिलिकेट परत मेंटल 60 से 1200 किलोमीटर है। मिश्र धातुओं तथा सिलिकेट 1200 से 280 किलोमीटर, धात्विक 280 के अंदर तक है। फिर जेपरीज ने पृथ्वी को 4 भागों में बांटा। भूकंपीय तरंगों के आधार पर वर्गीकरण। भूकंपीय तरंगों के आधार पर 3 प्रकार का होता है, बीपीएल, 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 यानी नीचे याद करना, बेरोस्फीयर, गुरु मंडल उजिसी, बाद में पायरोस्फीयर उजिसी, लिथोस्फीयर उजिसी ना। तो देखो सबसे ऊपर होता है लिथोस्फीयर, 0 से 100 किलोमीटर, एनसीईआरटी में 200 किलोमीटर दे रखी। फिर क्रस्ट और ऊपरी मेंटल आती है। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल तत्व सिलिका, एल्यूमिनियम, चट्टान, ग्रेनाइट, लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर में उनता मंडल, ये 100 से 2880, ये मेंटल का भाग है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, ये बेसाल्ट होती है। फिर बेरोस्फीयर, ये 2880 से पृथ्वी के केंद्र, यानी लिथोपायरोबेरो जैसे क्रोड है, निकल और हीलियम हो जाएगा। अब देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अभिनव मत कौन कौन से हैं, तो आपको ये मत पढ़ने हैं। अगर पृथ्वी एक ही प्रकार के घनत्व वाली चट्टान से निर्मित होती, एक ही प्रकार के घनत्व वाली, तो एक ठोस भाग होता, तो भूकंपीय लहरें समान गति से पृथ्वी की ओर क्रोड पर एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। परंतु भूकंपीय तरंगों के समान गतियों परिवर्तित भ्रमण के आधार पर इसके 3 परत होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अब की बार क्वेश्चन नहीं आया लेकिन अब की बार आएगा। इसमें देखो, इसमें 3 भाग होते हैं, एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है और एक क्रोड होता है। तो क्रस्ट के भी 2 भाग होते हैं, एक ऊपरी क्रस्ट होता है, एक निचली क्रस्ट होता है। मेंटल के 3-4 भाग होते हैं और क्रोड के 2 होते हैं, बाह्य क्रोड होता है, एक आंतरिक क्रोड होता है। तो देखो कि ऊपरी क्रस्ट होता है ए और निचली क्रस्ट बी है ना, और ये लिथोस्फीयर हो गया, फिर पायरोस्फीयर उजिसी, फिर बेरोस्फीयर उजिसी। इसमें देखो एक है ये कमरगुल भी आप याद रख सकते हो सूत्र, और एक सूत्र होता है कोमा में रवेली। तो देखो ऊपरी क्रस्ट है ना, इसको ये कहाँ तक है, ये देखो 100 किलोमीटर तक हो जाएगा। फिर इधर वैसे 30 किलोमीटर तक है, 0 से 30 है। फिर 100 से 200 किलोमीटर ये दुर्बलता मंडल होता है, ये दुर्बलता मंडल होता है। फिर ऊपरी मेंटल होता है, फिर निचली, फिर बाह्य क्रोड। और इसका देखो पी लहरों का भी 1 किलोमीटर में, मतलब ये अचानक बढ़ जाता है। ये आपको छोड़ो, इसको ये याद रखो आप तो कि ना ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में एक परत पाई जाती है, जिसे कॉनरोड कहते हैं, ऊपरी और निचली में पाई जाती है। फिर है ना निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल में मोह संबद्धता पाई जाती है। फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल में रेपेटी पाई जाती है, ऊपरी मेंटल निचली में। फिर निचली मेंटल और बाह्य क्रोड में गुटियन ब्रक पाया जाता है, फिर बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में लेहमान पाया जाता है, परत का नाम देखो, क्रस्ट है, मेंटल है, क्रोड है। 3 परत होगी ना, क्रस्ट है, मेंटल है, क्रोड है, क्रस्ट है, मेंटल है, क्रोड है, क्रस्ट है, मेंटल है, क्रोड है। आयतन 0.5% आयतन होता है, द्रव्यमान 0.2% है। मेंटल में 83.5 है और 67.8 उजिसी। मेंटल 83.5, 67.8। क्रोड 16% 32%। पृथ्वी का आयतन व द्रव्यमान का सर्वाधिक भाग मेंटल में विद्यमान होता है। फिर देखो क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रस्ट क्या है, तो क्रस्ट है कि भूगणितीय व भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। नॉर्थ क्रस्ट की मोटाई महासागरों में है, महासागर समुद्र बाम तो 5 किलोमीटर है। महाद्वीप इनबाम 50 किलोमीटर से अधिक पाई जाती है। क्रस्ट की अधिकतम मोटाई पर्वतों के नीचे पाई जाती है, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा पर्वतों के नीचे। हिमालय पर्वत श्रेणी में 70 किलोमीटर तक है, ये पृथ्वी की सबसे पतली परत है। फिर देखो क्रस्ट के भी भाग होते हैं, ऊपरी भूपट्टी, निचली भूपट्टी, मुख्य पर महाद्वीप का और महासागर का। और देखो ऊपरी भूपट्टी तो ग्रेनाइट की होती है, घनत्व 2.8 होता है, पी लहरों का वेग 6.1 होता है। फिर निचली भूपट्टी महासागर होती है, बेसाल्ट होती है, 3 से ज़्यादा, कारण ऊपरी दबाव 6.9 होता है। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, लेकिन ये क्रमिक नहीं होती, क्योंकि ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर गहराई मंद हो जाती है। फिर मेंटल ये प्रवाह गहराई 30 से 2900 किलोमीटर भूपट्टी के नीचे का भाग है, ये महो तक है। बाद में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के अनुसार मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर है। फिर निर्माण, मेंटल का निर्माण होता है पेरिडोटाइट मैग्नीशियम लोहे सिलिकेट की बनी होती है। मेंटल को पेरिडोटाइट परत भी कहते हैं, ये याद रखना। कौन सी परत को पेरिडोटाइट कहा जाता है, तो मेंटल को कहा जाता है। फिर देखो मेंटल के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है ऊपरी मेंटल, एक होता है निचला मेंटल होता है।
तो ऊपरी मेंटल स्टेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल, मेंटल के ऊपरी भाग में भाग को स्टेनोस्फीयर कहते हैं। ये स्थल मंडल के नीचे पाई जाने वाली नरम और कमजोर परत होती है जो आंशिक पिंगली अवस्था में होती है। 100 किलोमीटर की गहराई में ठोस पदार्थ आंशिक तरल अथवा मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी आयो तो ये हमारा इसमें कि भाई कौन सी मतलब दुर्बलता मंडल में आंशिक तरल पदार्थ वाला। बाद में स्टेनोस्फीयर ऊपरी मेंटल के ऊपरी पृथ्वी की परपटी और क्रस्ट फलन करती है। ज्वालामुखी का उद्गार मुख्यतः स्टेनोस्फीयर से होता है। जोन ऑफ लो वेलोसिटी निम्न गति का क्षेत्र है 100 से 200 किलोमीटर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर स्टेनोस्फीयर भूखंडित रंगों की गति मंद हो जाती है, उसे निम्न गति का क्षेत्र कहते हैं। कोर अंतरतम क्रोड पृथ्वी का केंद्रीय भाग। बाद में कोर में देखो क्या बात है, एक बाहरी क्रोड होता है। ये अब की बार लेब सिस्टम में आया था कि बाहरी क्रोड कौन सी अवस्था में है, तरल अवस्था में, यानी आंतरिक क्रोड ठोस में होता है। फिर देखो कोर अंतरम क्रोड, पृथ्वी का ये भाग सबसे गर्म है। बाहरी कोर तरल अवस्था में होती है। 2900 किलोमीटर की गहराई पर अस्तरंगी लुप्त हो जाती है, जिससे ये साबित होता है कि पृथ्वी का बाहरी कोर का तरल अवस्था में है। बाद में देखो, बाद में आगे देखो इधर एस तरंग का स्वभाव होता है कि वह तरल माध्यम से होकर नहीं गुजरती है। यानी एस तरंग होती है ना, केवल ठोस से ही गुजरती है, जबकि पी तरंगें होती है ना, वो सबसे गुजर सकती हैं। तो यह है इसका लफड़ा। फिर देखो पृथ्वी का बाह्य कोर तरल अवस्था में है, जबकि अंतरतम आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग का अधिक घनत्व भारी चट्टानों के कारण अधिक है, न कि दबाव के कारण। देखो पृथ्वी के केंद्रीय भाग को अधिक घनत्व मैंने वो भारी चट्टान के कारण अधिक है, न कि आपस सोचा दबाव के कारण हुए ना। बाद में पृथ्वी घनत्व वाली चट्टान लोहा और निकली। वेद में देखो अन्य तथ्य भूपटल पर पाए जाने वाले खनिज तत्व। अब की बार हमारे ये क्वेश्चन भी आ गया, ओशियाल पेंक सोडा, ये क्वेश्चन आ गया हमारे। बाद में देखो खनिज, यह पूछ लेना भूपृष्ठ या भूपटल पर खनिज कौन से पाए जाते, तो फेंक पाई अब्बर ओला, फेल्सपाट, क्वार्टरजाइट, फायरोसिन, एमपी बोल, अब्रक, ओलिविन। ये क्वेश्चन आ गया हमारे ओशियाल फेंक सोडा। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा, ओशियाल फेंक सोडा। संपूर्ण पृथ्वी पर पूछ लेना, वो तो ऊपरली भूपट्टी पर पूछो। संपूर्ण पृथ्वी पर पूछ लेना, संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्व और ग्रह में तो लो आसी मैंगो यानी फेरासी मनीष। मेरी ट्रिक है फेरासी मनीष, और ये ट्रिक है ओशियाल फेंक सोडा। तो देखो लोहा 35 है, ऑक्सीजन 30 है, सिलिका 15%, मैग्नीशियम 13%। अब देखो एक नया टॉपिक जुड़ा है ना, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के एक साथ होने की संभावना सर्वप्रथम 1596 में इब्राहिम ओर्टेलियंस डच मानचित्रकार ने की थी। यानी यूरोप है, अफ्रीका है, अमेरिका के एक साथ जुड़ने की थी। फिर यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका का मानचित्र बनाया था एंटोनियो पेलोग्री ने। मानचित्र पूछ लेना किसने बनाया, तो एंटोनियो पेलोग्री ने बनाया था। फिर चतुष्फलक सिद्धांत लोथेन ग्रीन ने दिया था। यह आप कमेंट में करोगे कब दिया था। फिर महाद्वीपीय विस्थापन, सर्वप्रथम विस्थापन का विचार ओंटेनियो स्नाइडर 1898। महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना एफ.बी. टेलर USA 1908 में। देखो सर्वप्रथम विचार पूछ लेना तो ओंटेनियो स्नाइडर 1898। विस्थापन परिकल्पना एफ.बी. टेलर USA 1908 में। उद्देश्य टर्सरी युग के मोड़दार पर्वतों की व्याख्या करना। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने जर्मन 1912 में दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह सिद्धांत प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर 1912 में। महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह सिद्धांत प्रतिपादन अल्फ्रेड वेगनर 1912 में। जर्मन जलवायुवेत्ता व भूशास्त्रवेत्ता 1924 में अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उद्देश्य विश्व जलवायु परिवर्तन को समझना। पृथ्वी के प्रदेश स्वेस की भांति 3 वेगनर ने मानसियाल सीमा के ऊपर तैर रही है। महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह सिद्धांत किसने दिया था, तो वेगनर ने दिया था। परिकल्पना किसने दी थी, तो टेलर ने दी थी। विचार किसने दिया था, तो ओंटेनियो स्नाइडर ने दिया था। फिर देखो इस सिद्धांत का प्रधान रूप क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन अल्फ्रेड वेगनर 1912। सिद्धांत का क्रियान्वयन कार्बोनिफेरस युग में हुआ था इसका। देखो ये बाहर होता है, ये पेंथालासा होता है, अंदर स्थलखंड होता है, ये पेंजिया होता है। यानी समुद्र भाग को पेंथालासा कहते हैं, इसको पेंजिया कहा जाता है। फिर देखो कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड के बाद में पेंजिया का विखंडन हो गया था 2 भागों में।
दो भागों में। ऊपर का भाग तो लोरेंसिया और नीचे का गोंडवाना लैंड। गोंडा नीचे ही हुए ना अपना, तो गोंडवाना लैंड। ऊपर लोरेंसिया जिसे अंगारा लैंड। लोरेंसिया का भाग है उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है। बाद में ये 33 का कुल दक्षिणी का है गोंडवाना लैंड। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। कार्बोनिफेरस युग, दक्षिणी ध्रुव की स्थिति नेटाल, वर्तमान में डरबन अफ्रीका के पास। गोंडवाना लैंड का विखंडन लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व ट्रियासिक काल में गोंडवाना लैंड का विखंडन प्रारंभ हुआ तथा जुरेसिक काल में विभाजित हो गया था। गोंडवाना लैंड का विखंडन लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व ट्रियासिक काल में गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ, जुरेसिक काल में विभाजित हुआ। प्लायोसीन युग, स्थल व जल का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ था प्लायोसीन युग में। फिर देखो प्रवाह से संबंधित बल। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता बल के कारण भूमध्य रेखा की ओर, यानी दो बल काम करते हैं, एक ज्वारीय बल काम करता है, एक गुरुत्व बल काम। गुरुत्व बल और प्लवनशीलता बल वनपी के कारण तो भूमध्य रेखा की ओर ऊंचाई, और ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर ऊंचाई। ये भूमध्य रेखा की ओर और ये पश्चिम की ओर हो जाते हैं, तो ये हो गया। फिर भूमध्य रेखा की स्थिति, सिल्यूरियन युग। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन भी आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं था तो मुझे नहीं आया था। ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई सिल्यूरियन युग भूमध्य रेखा नॉर्वे के उत्तर से होकर गुजरती थी। सिल्यूरियन युग में कार्बोनिफेरस भूमध्य रेखा यूरोप के मध्य में थी, ये क्वेश्चन आया था। और ट्रसरी युग में भूमध्य रेखा अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्रों में थी। सिल्यूरियन युग में भूमध्य रेखा नॉर्वे के उत्तर में से गुजरती थी। कार्बोनिफेरस युग में भूमध्य रेखा यूरोप के मध्य में थी। और ट्रसरी युग में भूमध्य रेखा अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्रों में थी। बाद में सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, महाद्वीपों में साम्य, जिग्सापीट यानी दक्षिणी अमेरिका ना और अफ्रीका, यह दुनिया का जुड़ेड़ा की बताई। और 1964 में बुलर्ड ने अंटार्कटिका तटों को जोड़ते हुए मानचित्र तैयार किया। पूरा जीवाश्म प्रमाण, या जीवाश्म का वितरण, लेमुर अफ्रीका, मेडागास्कर भारत में मिला। मेसोसोरम छोटे रेंगने वाले जीव के दक्षिणी अफ्रीका व ब्राज़ील में। ग्लोसोपेटेरिस वनस्पति भारत, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको सारे याद रखने कि इसके पक्ष में कौन सा प्रमाण है कौन सा नहीं है। तो महाद्वीपों में साम्य भी है, पूरा जीवाश्म प्रमाण भी है, मेसोसम भी है, ग्लोसोपेटेरिस वनस्पति भी है। फिर पर्वतों का संरेखण, महासागरों के पार चट्टानों की वायु में समानता। फिर अंटार्कटिका दोनों तटों में भूगर्भिक संरचना में समानता। फिर टिलाइट, हिमानी निक्षेपित अवसाद है। टिलाइट क्या है, तो यहाँ पूछ ले टिलाइट क्या है, तो ये हिमानी से आकृति बनती है ना, उससे निक्षेपित अवसाद है ये, निक्षेपित अवसाद है ये। और फिर प्लेसर निक्षेप है, घना व ब्राज़ील तट पर सोनायुक्त सिराएं मिलना। फिर लेमिंग जीवों का पश्चिम की ओर पलायन करना, लेमिंग जीवों का। ये सारे हैं कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में। अब देखो ये हो गया। अब देखो भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले कारक। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्जात बल होता है, एक बहिर्जात होता है। तो अंतर्जात को बोलते हैं एंडोजेनेसिस फोर्स, यानी अंडो यानी अंदर से आता है तो एंडोजेनेसिस। और एक जो यानी बाहर से फेंको एक जो, तो इन तो ये धरातल पर असमानता उत्पन्न करते हैं। उत्पत्ति आंतरिक भाग है। तापीय विसंगति, चट्टानों में संकुचन और फैलाव होता है। पटल विरूपणी बल, डिस्टोफिजम फोर्स। और आकस्मिक संचलन में भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूसंकलन है, ये सारे हो जाएंगे। और पटल विरूपणी बल यानी ये बल मंद गति से विस्तृत पैमाने पर धरातल में परिवर्तन लाता है। बल पटल विरूपणी के दौरान क्षैतिज जो है लंब दोनों बल काम करते हैं। देखो बहिर्जात में पृथ्वी पर समानता स्थापित करते हैं, उत्पत्ति धरातल पर है। फिर ये हैं, इसमें अंदर से महादेशजनक बल को बोलते हैं महाद्वीपीय निर्माणकारी। पर्वत निर्माणकारी बल को बोलते हैं ओरोजेनेटिक फोर्स, पर्वतों की उत्पत्ति। फिर देखो महादेशजनक बल होता है ना, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, ये लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब ऊपर नीचे होते हैं, जबकि पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं ये क्षैतिज होते हैं, ये क्षैतिज होते हैं, ये क्षैतिज होते हैं। फिर ऊपरी मुखी संचलन, ऊपर उठना, अधोमुखी संचलन, नीचे धंसना होता है। देखो ऊपरी मुखी में भी उत्थान, स्थल का कोई भाग ऊपर उठता है तब तो उत्थान बोलते हैं। अगर समुद्र का कोई सागर तल से कोई भाग ऊपर उठता है तो इसे निर्गमन, उन्मंजन बोलते हैं। अधोमुखी संचलन यानी नीचे धंसना। अवतलन, स्थल खंड के किसी भाग का नीचे धंसना। निमज्जन, सागर तल में किसी भाग का डूबना होता, निमज्जन होता। अवतलन यानी स्थल खंड के किसी भाग का नीचे धंसना। निमज्जन या सागर तल के किसी भाग का डूबना होता। फिर देखो पर्वत निर्माणकारी बल में ओरोजेनेटिक,
ये भी पूछ लेते कभी कभी एपेरोजेनेटिक किसे कहते हैं, तो समुद्र महादेश महाद्वीपीय और पर्वत को ओरोजेनेटिक कहा जाता है। ये होता है लंबवतु, ये होता है क्षैतिज। क्षैतिज में दो होते हैं, एक तनाव होता है, एक संपीड़न होता है। तनाव के कारण चटकन, दरार, भ्रंश, चटकन, दरार, भ्रंश, चटकन, दरार, भ्रंश। संपीड़न के कारण होते हुए संवलन और वलन। संवलन यानी विस्तृत क्षेत्रों में, वलन यानी चट्टान लहरदार में। अब देखो वलन भ्रंश में वलन के प्रकार। वलन का अक्ष, वलन, अपनति, अभिनति, सम, सारा पर स्यापाई बिंदु। वलन किसे कहते हैं? क्षैतिज संचलन भूपर्पटी संपीड़न के कारण चट्टानों के लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं तो उसे वलन कहते हैं। अपनति, वलन का ऊपर का भाग होता है ना, ये इसे अपनति कहा जाता है। अभिनति, वलन का नीचे का भाग होता है, इसे अभिनति कहा जाता है। ये देखो अपनति, अभिनति संपीड़नात्मक बल के कारण होते हैं। ये भी पूछ सकते हैं किसके कारण होते हैं? संपीड़नात्मक बल के कारण होते हैं। फिर होता है सम अपनति और फिर है सम अभिनति। तो सम अपनति जब एक वृत्त अपनति के अंतर्गत, यानी ये है वृत्त, इसके अंतर्गत ही छोटी छोटी और बन जाए ना, ऐसे छोटी छोटी अपनतियाँ अभिनतियाँ बन जाती तो इससे संपत्ति कहती। सम अभिनति जब वृत्त अभिनति में की छोटी छोटी अपनतियाँ बन जाती है उसे सम अभिनति कहा जाता है। तो ये सारा हो गया। फिर देखो वलन के प्रकार। वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चस्थ और अभिनति के निम्नस्थ भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखा को वलन का अक्ष कहा जाता है। वलन का अक्ष कहा जाता है। फिर है अक्षीय तल। ये वलन के अपनति और अभिनति के मध्य स्थित कल्पित तल होते हैं। वलन की भुजा, ये वलन के दोनों ओर के भाग होते हैं। वलन की भुजा वलन के दोनों ओर के भाग होते हैं। नति या नतिलंब, चट्टानों के स्तर प्राय क्षैतिज तल के सारे कुछ अंश का कोण बनाते हुए क्षैतिज रेखा के साथ झुके रहते हैं, यानी कोण बना के उसे नति कहते हैं। नति कोण का ढाल की दिशा दर्शाता है। फिर देखो ये हो गया, ये नति, ये नतिलंब हो गया। नति कोण व ढाल की दिशा बताती है। नतिलंब, नति के समकोण पर मिलने वाली रेखा जो सदैव नति के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अनाथ शैल संस्तर स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को नतिलंब कहा जाता है। फिर देखो वलन, ये क्वेश्चन पक्का हर एग्जाम में आता है। तो सममित होता है, असममित होता है, एक दिग्नत होता है, समनत होता है, परिवलित होता है, इसको शयान भी कहते हैं। तो सममित वलन या सिमेट्रिकल फोल्ड किसे कहते हैं? इस वलन में दोनों भुजाएं समान रूप से समान कोण से झुकी हुई होती है। सममित वलन होती है ना सिमेट्रिकल, इसमें दोनों भुजाएं होती है नहीं समान होती है, ये नहीं समान होती है, तो इसे सममित वलन कहा जाता है। फिर देखो असममित वलन या इसे एसिमेट्रिकल फोल्ड कहते हैं। इसमें वलन की दोनों भुजाएं असमान रूप से झुकी होती हैं। सममित, इसमें एक छोटी बड़ी होती है। फिर एक दिग्नत या मोनोक्लाइन फोल्ड, इसमें एक भाग भुजा सामान्य कोण बनाता है, दूसरी भुजा समकोण बनाता है। इसमें एक छोर सतत ढाल की ओर मध्यम ढंग से झुका रहता है, जबकि दूसरा समकोण पर तीव्रता से झुका रहता है तथा ढाल लगभग ऊर्ध्वाधर लंबवत होती है। तो ऐसे हो जाता है ये। फिर देखो समनत या समनतिक वलन या आइसोक्लाइन, ये तो है मोनोक्लाइन, ये आइसो यानी समान। इस वलन में वलन की दोनों भुजाएं समान रूप से समानांतर झुकी हुई होती है, नोट, परंतु पूर्णतः क्षैतिज नहीं होती है। जब किसी वलन के फलकों की नति एक ही दिशा में और एक ही कोण पर होती है तो इसे कहते हैं। फिर देखो ये तो देखो दोनों सेम हो गए ना है। फिर शयान वलन, परिवलन, रिकुबेंट फोल्ड, इस वलन की दोनों भुजाएं समानांतर होते हुए क्षैतिज हो जाती है। ये समानांतर तो है लेकिन ये ऐसे क्षैतिज भी हो जाती है। शयान वलन वह है जिसमें अक्षीय तल अनिवार्य क्षैतिज होता है, तो ये शयान वलन हो गया। फिर देखो प्रतिवलन, ओवर टर्नल फोल्ड किसे कहा जाता है? अत्यधिक संपीड़न के कारण जब वलन की भुजा होती है ना, वो दूसरे के ऊपर उलट जाती है तो उसे प्रतिवलन कहा जाता है। प्रतिवलन कहा जाता है। गिरवा खंड या नापे, ये क्वेश्चन आ गया हमारे 2025-26 ही मान लेती हूँ मैं इसको। नापे फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मेज, पोस्ट, खोल या सीट से। बहुत अधिक संपीड़न, अत्यधिक वलन के कारण जब वलन की एक भुजा टूटकर दूसरी जगह चली जाती है, अलग हो जाती है, इसे गिरवाखंड या नापे कहते हैं। यही लैंग्वेज लिखी हुई थी। तो मैंने आपको इतना पढ़ाया, इसमें 4-5 क्वेश्चन तो आपको मैंने बता दिए, अभी एग्जाम लगा उसमें। उदाहरण देखो, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, आल्प्स पर्वतीय क्षेत्रों में नापे, गिरवाखंड, कर्मिक जमाव, ये होते हैं सारे। हेपी ओडी, हेपी ओडी, हेपी ओडी, हेपी ओडी याद रख लो, ये गिरवाखंड के है। डिनाराइड, ओस्ट्राइड, पिनाइड, हेलवेटिक, सबसे नीचे हेलवेटिक, पिनाइन, ओस्ट्राइड, डिनाराइड।
फिर ओटोक्विथोनस स्वस्थानिक, इसमें चट्टानें टूटकर आसपास के क्षेत्रों में ही गिर जाती हैं। एलोकेनोथन्स अपर स्थानिक, इसमें चट्टानें टूटकर दूर दूर क्षेत्रों में, एलोकनेथस यानी दूर दूर, ओटो यानी पास में चल जाती है। फिर देखो खुला वलन या विपरीत वलन किसे कहा जाता है? इस वलन में दोनों भुजाओं के बीच में अधिक कोण होता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। बंद वलन, दोनों भुजाओं के बीच न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। पंखा वलन, वृद्ध अपनतियों अभिनेत्रियों में संपीड़न के कारण छोटी छोटी अपनतीय अभिनेत्रियों का निर्माण होता है, इसे पंखा सदृश्य वलन कहा जाता है। फिर देखो भ्रंश या फॉल्ट क्या होता है? तो ये तनाव के कारण होता है ना। देखो भ्रंश तनाव मूलक संचलन के भ्रंश तल के सारे चट्टानों के स्थानांतरण से उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। नोट, भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन से होती है। याद रखना, भ्रंश की क्षैतिज संचलन से उत्पन्न तनाव एवं संपीड़न दोनों से उत्पन्न होती है, परंतु इसमें तनाव बल का स्थान अधिक होता है। यानी भ्रंश की उत्पत्ति तो तनाव और संपीड़न दोनों से हुआ है, लेकिन पहले ज़्यादा पूछने जहाँ तनाव है। भ्रंश तल या विभंग तल किसे कहते हैं? जिस तल के सारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है, दरारें पड़ते हैं, जिसे भ्रंश तल कहते हैं। भ्रंश के प्रकार, इसमें से भी एक क्वेश्चन आया था, आपको दिखाऊंगी। सामान्य भ्रंश, चट्टानों में दरार पड़ जाने से दोनों भूखंड विपरीत दिशा में चले जाते हैं। पिछली बार आया था ये, तो इसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। और पिछली बार इस क्वेश्चन से भी आया था, ये उन्मन होता है, ये 30 डिग्री वाला डीप है, ये ऊपर से तीसरी भ्रंश रेखा है, ये विस्थापन हीव है, ये प्रक्षेपण थ्रो है, अधस्तपित खंड है, ये सारे आए थे। फिर देखो सामान्य भ्रंश के विभिन्न भ्रंश तल, जिस तल के सारे चट्टानी का स्थानांतरण होता है। भ्रंश डी, भ्रंश तथा क्षैतिज तल के बीच का कोण होता है। भ्रंश उसका, भ्रंश के कारण तलीय स्थल पर निर्मित खंड ढाल वाला किनारा। उन्मन, लंब तल के साथ भ्रंश तल का झुकाव, ये डिप का पूरक होता है, इसका मान 90 डिग्री डिप के बराबर होता है। शीर्ष भित्ति, भ्रंश की ऊपरी दीवार, पाद भित्ति, भ्रंश की निचली दीवार। हीव या पार्श्व से, सामान्य भ्रंश में क्षैतिज विस्थापन का मान हीव या पार्श्व क्षेत्र कहलाता है। थ्रो या उद्गत, सामान्य भ्रंश में ऊर्ध्वाधर लंबवत विस्थापन का मान थ्रो या उद्गत कहलाता है। देखो तनाव, कोई आपने में तनाव जी जहाँ पर दूर दूर जैसे, तो ये तनाव के कारण ये क्षैतिज विस्थापन हीव पार्श्व लंबवत हो जाता है, इसे थ्रो कहते हैं। थ्रो, ये क्वेश्चन आया था आपकी बार, ये नाम था, ये पूछा था कि व्युत्क्रमण भ्रंश किसके कारण होता है? संपीड़नात्मक के कारण होता है। ये क्वेश्चन देखो, व्युत्क्रमण भ्रंश बोलते हैं, इसको भी रिवर्स फोल्ड बोलते हैं, अधिक्षेपित भ्रंश बोलते हैं, ओवर थ्रस्ट बोलते हैं, संपीड़नात्मक भ्रंश बोलते हैं। इसमें चट्टानों में दरार पड़ जाने से दोनों सेलखंड एक दूसरे के संचालन होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं इसमें। फिर देखो ये पार्श्विक भ्रंश, लेटेरल फोल्ड, नतिलंब भ्रंश, स्ट्रिप स्लिप्ड फोल्ड, विदार भ्रंश, टियर, ये सारे इसके नाम है। रेंज फोल्ड, ट्रांसफॉर्म, क्षैतिज दिशा में संचलन होने से जब भ्रंश तल के सारे क्षैतिज गति करता है तो उसे पार्श्विक भ्रंश कहते हैं। सान एंडियंस भ्रंश है। देखो दाईं और पिछली बार आए तुम्हारा दाईं ओर डेक्स्ट्रिल और बाईं ओर सिनिस्ट्रिल ना, बाईं, हाँ सही है, दाईं ओर डेक्स्ट्रिल, बाईं ओर सिनिस्ट्रिल। डेक्स्ट्रिल भ्रंश, दक्षिणी पार्श्वती, राइट लेटर, इसमें सेलखंड का संचार भ्रंश तल के दाईं ओर हो जाता है। सिनिस्ट्रियल भ्रंश, वाम पार्श्वती भ्रंश, इसमें लेफ्ट है, इसमें सेलखंड का संचलन विस्थापन भ्रंश तल के बाईं ओर हो जाता है। सीढ़ीदार भ्रंश, स्टेप फोल्ड, यदि जब सभी भ्रंश तल के ढाल एक ही दिशा में होते हैं तो उसे सोपानी सीढ़ीदार भ्रंश स्टेप फोल्ड कहते हैं। राय नदी घाटी क्षेत्र। अब देखो भ्रंश द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक तो रिप्ट घाटी, ग्रोबेन, एक रैंप घाटी, एक ब्लॉक पर्वत, एक होस्ट पर्वत होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। रिप्ट घाटी या ग्रोबेन किसे कहते हैं? जब आप आसपास के खंड तो स्थिर होते हैं, एक बीच वाला खंड होता है वो अंदर की ओर चला जाए तो इसे बोलते हैं रिप्ट घाटी। रैंप घाटी किसे बोलते हैं? जब आसपास के ऊपर की ओर उठ जाए और बीचले वाला स्थिर रह जाए, ऊपर उठ जाए, रैंप यानी रैंप लगा लें आप, ऊपर चले जाए। और ब्लॉक के अंदर बीच लो ब्लॉक हो जाए और आर बार का नीचे हो जाए। आर बार का ऊपर जाना तो रैंप कर लें और आर बार का नीचे हो जाए ब्लॉक कर लें। और आर बार का स्थिर वजह रिप्ट घाटी, जिसे आर बार का स्थिर ब्लॉक का एक पर्वत है। ये होस्ट पर्वत ब्लॉक का ही एक है। हाँ देखो, एक रिप्ट घाटी का उदाहरण है दामोदर, जॉर्डन से तासी टेंगा लाया, दामोदर नदी, जॉर्डन राइन नदी, डेथ वैली, डेड सी, नर्मदा नदी, स्पेंसर, ताप्ती, स्कॉटलैंड, टेंगानिका, लाल सागर, अल्बर्ट, ये सारे के सारे रिप्ट घाटी है।
रैंप घाटी है ब्रह्मा रे, ब्रह्मपुत्र बेसिल। राइन नदी, राइन देखो कैसे होती है, इसे इधर वास्टेज है, ब्लैक फॉरेस्ट है, हॉर्ज पर्वत है, ओडेन वाल्फ है जर्मनी में। फिर ब्लैक वॉस हवस साल, ब्लैक फॉरेस्ट वास्टेज जर्मनी में, सतपुड़ा है, हॉर्ज पर्वत है, वास्टेज श्रेणी है, सियरा नेवदा है, विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, साल्ट रेंज है, पाकिस्तान है, नीलगिरी है, भारत है। रिफ्ट घाटी ग्राबेन निर्माण बरसन से यह विवर्तनिक बलों के कारण। रिफ्ट घाटी का सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग ग्रेगरी रिफ्ट घाटी लंबी संकरी परंतु अत्यधिक गहरी होती है। ग्राबेन ये जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नाद, दशा व भाग। ग्राबेन रिफ्ट घाटी से आकार में छोटी होती है। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी रिफ्ट घाटी है। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी जॉर्डन नदी, एशिया में लाल सागर है, लंबाई 48 किलोमीटर, जेम्बेजी नदी। रिफ्ट घाटी से संबंधित परिकल्पना तनावमूलक संकल्पना। रिफ्ट घाटी का निर्माण बीच का भाग अवतलित होने से होता है। संपीड़नात्मक मूलक संकल्पना, ब्लाड की संकल्पना, संपीड़नात्मक मूलक संकल्पना। इनके अनुसार रिफ्ट घाटी का निर्माण दोनों पार्श्वों के संपीड़न के द्वारा होता है। फिर देखो ब्लाड के अनुसार भ्रंश घाटी का निर्माण क्रमिक अवस्था में होता है। संपीड़नात्मक मूलक संकल्पना के ब्लाड है, विलेंड है, इन्होंने अल्बर्ट झील की भ्रंश घाटी का अध्ययन किया था। वेली विलिस इन्होंने मृत सागर का अध्ययन किया था। वारेन डी स्मिथ है। ये हो गए। अब देखो हम बात करते हैं बहिर्जात बल एक्सोजेनेसिस फोर्स कौन कौन से हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आ ही जाएगा। इसमें देखो अनाच्छादन, डेन्यूडेशन, शाब्दिक अर्थ आवरण हटाना, निरावर्त करना, अपक्ष वेदरिंग, स्थैतिक क्रिया, अपर्दन हेरोजन गतिशील, अपक्ष और वृद्ध संचलन होता है। ये क्वेश्चन भी आया था आपकी बार हमारे 2026 में। स्थैतिक, इसमें केवल चट्टानों में टूट फूट होती है, चट्टानों में विघटन वियोजन होता है। अपक्ष को प्रभावित करने वाले कारक सेल संगठन संरचना है, भूमि का ढाल है, जलवायु की दशाएं, वनस्पति इसमें। अपर्दन गतिशील क्रिया, अपर्दन के प्रक्रमों, नदी, हिमानी, पवन, भूमिगत जल, सागरीय तरंगी, चट्टानों की तोड़ फोड़, परिवहन का निक्षेपण। वृत्त संचलन में गुरुत्वाकर्षण के ढाल के सारे मलबस्तन। और तो होमस ने वर्षा, बोस और वायु के कार्यों जो कि अपर्दन से संबंधित है को अपक्ष की क्रियाशीला कर दिया था। BW स्पर्श के अनुसार पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारकों द्वारा चट्टानों के विखंडन या रासायनिक अपरदन को अपक्ष के रूप में जाना जाता है। फिर देखो अपक्ष के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक भौतिक अपक्ष होता है, एक रासायनिक होता है, एक जैविक होता है। तो भौतिक में देखो कौन कौन से आते हैं। यांत्रिक अपक्ष, इसमें सूर्य ताप मुख्यतः शुष्क व उष्ण मरुस्थल में जल, तुषार, मध्य व उच्च अक्षांश में वायु, दाह मुक्ति आदि के द्वारा। इसमें चट्टानों में विघटन होता है, टूटना होता है। दाह मुक्ति के प्रकार सिटिंग चादरी अपरदन, दाह मुक्ति के द्वारा चट्टानों में ऊपरी भाग पर लंबवत चट्टान। कैम्ब्रिक दाह मुक्ति से बालू का सेल चट्टानों का लंबवत जोड़ों के साथ टूटने की प्रक्रिया। स्पोलिंग दाह मुक्ति से चट्टानों का प्लेटों खंडों में विभाजित होने की प्रक्रिया होती है। फिर देखो रासायनिक अपक्ष, इसमें वर्षा जल गैसों के साथ क्रिया करके चट्टानों का वियोजन अपरदन करते हैं। रासायनिक अपक्ष के प्रकार ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, वर्षा जल प्लस O2 चट्टानों का वियोजन, अधिक सक्रिय उष्ण आर्द्र भागों में। उदाहरण लोहा चट्टान का कार्बोनेशन घोलना होता है। वर्षा जल प्लस CO2 चुनना, चट्टानों का घुलना। उदाहरण तक काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण। हाइड्रेशन जलयोजन गुलाब अपक्ष, वर्षा जल प्लस हाइड्रोजन की चट्टानें फूलकर बिखर जाती है। उदाहरण फेल्सपार का केओलिन मृत्तिका में बदलना, फेल्सपार का केओलिन मृत्तिका में बदलना। जिप्सम का निर्माण भी हाइड्रेशन क्रिया द्वारा होता है। डिसिलेक्शन सिलिका का प्रतिकरण होता है। जैविक अपक्षय जीव जंतुओं के द्वारा, कीड़े मकोड़े और बिलकारियों के द्वारा, वनस्पति द्वारा, मानव द्वारा, खनन सुरंग, ये सब जैविक होंगे। फिर भौतिक में देखो पिंड का विखंडन, इसमें चट्टानें बड़े बड़े टुकड़ों में टूटना हो जाता है। कणिका विखंडन, चट्टानों को छोटे टुकड़ों में टूटना। अपदलन अपसंकन, ये सारे अपदलन अपसंकन सो ताप हो जाएंगे। क्रिस्टलीकरण रिवेदार चट्टानों पर अधिक होते हैं। जिन चट्टानों की तापीय चालकता कम होती है उनमें अधिक होते हैं। अपसंकन एक परिणाम प्रक्रिया नहीं। फ्लैंकिंग क्या होती है? चट्टानों का विभेदीकरण दर से क्रम होना, उसी का परिणाम ओनियन अपक्ष के रूप में देखने को मिलता है। फिर देखो अपक्ष का महत्व है, यानी अपरदन हेतु सामग्री प्रदान करना, धरातल का निम्नीकरण है, मृदा निर्माण में सहायक है, मूल्यवान खनिजों का संकेंद्रण है। वृद्ध संचलन मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल के सारे मलबा का स्थानांतरण, पदार्थों का गुरुत्वीय स्थानांतरण है। रेकोलित आवरणशील भूमि का ऊपरी आवरण। टोरलस किसे कहते हैं? जब चट्टानी मलबा ढाल के सारे नीचे खिसक कर तली के एक दृश्य के रूप में इकट्ठा हो जाता है तो उसे कहा जाता है। फिर वृद्ध संचलन का विज्ञान के द्वारा 4 प्रकार, एक मंद प्रवाह, एक तीव्र होता है, एक अति तीव्र होता है, एक उत्तोलन होता है। तो मंद प्रवाह मृदा सर्पण, टोरलस सर्पण, सेल हिमानी,
मंद में होता है मृदा सर्पण, टोलस असेल है, सर्पण असेल सर्पण भूमि है। इसमें जल की मात्रा कम सुलभ होती है। तीव्र में इसमें जल की उपस्थिति आवश्यक तो भूमि व पंख है, मलबा है, इसमें पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। अति तीव्र भू संकलन, गुरुत्व प्रभाव से सेल खंडों में संचलन, पतन, पात, तीव्र ढाल के सारे सेल खंडों का गिरना, आपतन, मलबा सेल खंडन, सेलपात, इसमें जल की आवश्यकता नहीं होती, इसमें अधिकांश शुष्क पदार्थ होते हैं। अवतरण, खनिज तेल व भूमिगत जल के निष्कासन से भूमि में धंसाव हो जाता है। ये हो गया कंप्लीट चैप्टर।